आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज जो हम पढ़ रहे थे सांप्रदायिक राजनीति का विकास, जो अध्याय 9 है स्वतंत्रता आंदोलन और उससे संबंधित घटनाएं, उसमें सांप्रदायिक राजनीति का विकास के किस प्रकार से जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे और किस प्रकार उनके अंदर फूट पड़ गई और अंत में जाकर पाकिस्तान के रूप में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बना। तो ये पूरे सारी घटनाएं हैं, कोई एक दिन का काम नहीं था। इसकी नींव अंग्रेजों ने डाली थी और जिसको पोषण जो है कुछ स्वार्थी नेताओं ने दिया और अंत में हम देखते हैं कि जो भारत है वो दो भागों में कैसे बटा। तो चलते हैं। सबसे पहले 1909 में मार्लियामेंटो सुधार जब आया था तो मुस्लिम मतदाताओं के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाई गई थी, यानी जो एक क्षेत्र था वो मुस्लिम खड़े होंगे और वोट भी सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही देंगे। तो इस प्रकार की उससे कहीं ना कहीं फूट डली, उनको एक अलग थलग राजनीति में अलग थलग करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन को काटने की उनकी पुरजोर कोशिश की। इसी क्रम में 1912 से लेकर तो 24 तक, चूंकि जो मुस्लिम लीग थी उसमें राष्ट्रवादी नेता थे जिनमें अबुल कलाम आजाद थे, हकीम अजमल खां जिन्ना, जिसके कारण राष्ट्रवाद हावी रहा लीग के अंदर भी। और उदारवादी जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये चीजें मान ली, है ना, उसको स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक पृथकतावाद की, एक सांप्रदायिकता की नींव पड़ गई, उसको भी स्वीकृति मिल गई। असहयोग आंदोलन में सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन जब असहयोग आंदोलन भंग हो गया तो एकता का कोई सूत्र नहीं रहा। और इसी बीच जो हिंदू महासभा थी 1922 से लेकर 27 तक, हिंदू महासभा ने शुद्धि आंदोलन और राष्ट्रोन्नति आंदोलन के नाम से अपने आंदोलन चला रही थी। इसी के एवज में मुस्लिम लीग ने भी, मुसलमानों ने भी तंजीर और तबलीग नाम से अपने आंदोलन चलाए, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता को बांटने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और सांप्रदायिकता को पोषण दिया। तो कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जो धीरे धीरे जो है दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अंग्रेजों ने इसकी नींव डाली थी, वो तो चाहते ही थे कि जो स्वतंत्रता आंदोलन हो जिसमें ये बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं दोनों वर्ग, वो टूट जाए। तो इसी क्रम में वो अपनी मनसा में जो है कहीं ना कहीं उनकी मनसा पूरी हो गई, है ना। इसी क्रम में 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत बुलाई गई। सांप्रदायिक पंचायत, है ना, पंचायत का गठन किया गया, पंचायत बुलाई गई जिसमें सभी वर्गों के लोगों को बुलाया गया, सभी वर्गों के लोग, है ना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने बुलाई थी ये, है ना। सांप्रदायिक पंचायत जो है प्रकाशित कराया और इस पंचायत ने मुसलमानों के साथ ही सिख, भारतीय, ईसाई दलितों के लिए निर्वाचन व्यवस्था, यानी जो वो थे मैकडोनाल्ड थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उन्होंने एक सांप्रदायिक पंचायत प्रकाशित कराया और उन्होंने सभी के लिए अलग से, जैसे पहले अभी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र था, वैसे ही सिखों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, सभी के लिए जाति वर्ग के आधार पर बांटकर उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए। तो इन्होंने फूट डालने के उसमें एक बहुत बड़ा काम किया और हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसमें इससे गहरा धक्का भी लगा, है ना। और मुसलमानों के साथ ही सिख, ईसाई, दलित ये अलग निर्वाचन व्यवस्था करके सांप्रदायिकता के क्षेत्र को इन्होंने और ज्यादा बांट दिया। अभी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांटा था, पर यहाँ दलितों के नाम पर, सिखों के नाम पर, ईसाइयों के नाम पर अलग से पूरे टुकड़े इन्होंने उन वर्गों के कर दिए। 1930 से लेकर 37 के मध्य कुछ मुद्दों के बाद भी कांग्रेस और लीग के नेताओं में मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। 1930 से 1937 तक, 37 तक कुछ विवाद को छोड़कर मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, कुछ विवाद को छोड़कर मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, है ना, दोनों नेताओं के बीच में, लीग के और कांग्रेस के, है ना, मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। लेकिन 1937 के चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली, बड़ी सफलता मिली और जिसके चलते जो लीग है उनके मन में
एक दुर्भाव पैदा हो गया, एक कटुता आ गई, उसको लगा कि कांग्रेस तो विजयी हो गई और हम पीछे रह गए, तो कहीं ना कहीं खटास पड़ गई उन लोगों के बीच में। और उसके बाद 20 मार्च 38 को मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी समिति ने कांग्रेस पर मुसलमानों पर अन्याय और अत्याचार करने के आरोप लगाए। कब लगाए? 20 मार्च 1938 को, है ना। लीग के कार्यकारिणी समिति ने कांग्रेस पर मुसलमानों पर अत्याचार, है ना, व शोषण के आरोप लगाए, है ना। अब क्या होने लगा था, धीरे धीरे चीजें बदल रही थी, कोई एक दिन में तो ये हुआ नहीं था, ठीक है। और इसी क्रम में 3 सितंबर 1939 को जो है जिन्ना की अपनी जिद पकड़ बैठे थे। जिन्ना को जिद थी भाई, उनके भी अपने राजनीतिक हित कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहे थे। उनको लग रहा था कांग्रेस में नेहरू के रहते हुए भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनना तो संभव नहीं है, तो वो इस आग को और ज्यादा घी डाल रहे थे, है ना। और मुस्लिम ने ये दावा किया कि भारतीय मुसलमान एक राष्ट्र नहीं है, अपितु एक समुदाय नहीं है, बल्कि एक मुस्लिम राष्ट्र है। तो ये बातें जोर पकड़ने लगी और इसी क्रम में 3 सितंबर 1939 को क्या हुआ, युद्ध आरंभ हुआ, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था यहाँ पर। और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत उसमें साथ दे, पर भारतीयों का कहना था, कांग्रेस का कहना था कि आप पहले हमसे वादा करें कि पूर्ण स्वराज देंगे, तभी हम इसमें शामिल होंगे। तो उन्होंने ये बात मानी नहीं, तो भारत ने भी उनका साथ देने से मना कर दिया, है ना। कांग्रेस मंत्रिमंडल को विश्वास में लिए बिना, सबसे पहले क्या हुआ, 3 सितंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल को विश्वास में लिए बिना ही उन्होंने भारत को युद्ध में झोंक दिया। तो भारत ने इसका विरोध किया। कांग्रेस थे, स्वतंत्रता आंदोलन वाले थे, उन्होंने इसका विरोध किया और 8 प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया। इस घटना से प्रसन्न जिन्ना के आह्वान पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस रूप में मनाया, ठीक है। 3 सितंबर को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, ठीक है। और कांग्रेस मंत्रिमंडल को विश्वास में लिए बिना, कांग्रेस मंत्रिमंडल को विश्वास में लिए बिना युद्ध में झोंक दिया, युद्ध में भारत को झोंक दिया गया, है ना, झोंक दिया गया। और इसी क्रम में 8 प्रांतों में क्या हुआ था, 8 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया, ठीक है। और इसे जो है, इससे प्रसन्न हो गए जिन्ना सहित पूरी कौम लीग प्रसन्न हो गई और इन्होंने क्या किया, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, है ना, क्योंकि वो जीत नहीं पाए थे तो खिन्न थे कहीं ना कहीं, है ना, तो इन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो ये फूट वाले काम है भाई, कहीं ना कहीं भारत में आप राष्ट्रीय हित नहीं देख रहे हो कि कांग्रेस जो मांग कर रही थी, पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी, और भारत क्यों उसमें शामिल होगा जब तक उसको ऐसा कोई घोषणा पत्र नहीं मिलेगा, है ना, यही मांग थी उनकी। इसके बाद ये तो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इसके बाद अगला जो चरण था वो था लीग द्वारा अलग से विभाजन की बात करना या अलग से देश की मांग करना। ये क्रम भी बड़ा लंबा चला, ऐसा नहीं कुछ ही दिनों में हो। अगला जो है हमारा वो है लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग। लीग मतलब मुस्लिम लीग, है ना, पाकिस्तान की मांग। तो वो कैसे करी गई, चूंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं था, धीरे धीरे विकसित हुआ था, है ना। तो 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में
मोहम्मद इकबाल ने 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने क्या किया था, सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर पाकिस्तान की स्थापना के विचार को प्रस्तुत किया। पाकिस्तान की स्थापना के विचार को प्रस्तुत किया। ठीक है। इसके अलावा एक, ये धीरे धीरे नहीं हुआ था, एक पंजाबी मुसलमान था, पंजाबी मुसलमान रहमत अली ने जो है सबसे पहले ये विचार जो है, सबसे पहले पाकिस्तान की जो परिकल्पना की थी वो रहमत अली नाम के मुसलमान व्यक्ति ने की थी, जो पंजाब का था, है ना। ठीक है। पंजाबी में रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की परिकल्पना की। यानी एक दिमाग में जो उपजा वो इसके उपजा, है ना, की। और जो राष्ट्रवादी नेता थे पहले जिन्ना, तो जिन्ना जैसे राष्ट्रवादी नेता भी इसकी जद में आ गए, मतलब इसकी बातों में आ गए या इसकी भावना से ओतप्रोत हो गए, है ना। तो इस प्रकार से फिर जिन्ना ने भी ये मांग शुरू कर दी, है ना, और सांप्रदायिक बन गए वो भी। 1938 में उन्होंने द्वै राष्ट्र सिद्धांत की मांग की। 1938 में द्वै राष्ट्र सिद्धांत की मांग की गई। ठीक है, 1938 में की गई थी, ठीक है। और उसके बाद 1941 में लीग ने मद्रास अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण को अपना लक्ष्य बनाया, है ना। 1941 में पाकिस्तान निर्माण को लक्ष्य बनाया, ठीक है, लक्ष्य बनाया। इन्होंने अब अपना लक्ष्य बना लिया था कि पाकिस्तान को निर्माण करवा कर ही रहेंगे, है ना। और इसी क्रम में 42 में क्रिप्स मिशन ने जो है आग में घी का काम किया। क्रिप्स मिशन आया, उसने इनको और ज्यादा हवा दी, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी घटनाएं घट रही थी। तो आगे बढ़ा, फिर क्या हुआ, भारत विभाजन। सबसे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक है, भारत आया, लेकिन कोई भी जो है इससे संतुष्ट नहीं था, क्रिप्स मिशन से। ना तो कांग्रेस संतुष्ट थी, और क्योंकि इसमें क्या कहा गया था, युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज देने की बात की गई थी, जबकि कांग्रेस पूर्ण स्वराज की बात कर रही थी। तो लीग को भी ये भी पसंद नहीं आया। इसके बाद पाकिस्तान की मांग को भी इनने स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया था। तो क्रिप्स मिशन को लीग और कांग्रेस दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया, है ना, दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या हुआ, 1943 में जो बावेल थे वो गवर्नर जनरल बन के आए, है ना। और उसके बाद उन्होंने वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए, हल करने के लिए एक शिमला सम्मेलन बुलाया सभी दलों का। 25 जून 1945 को सभी दलों का सम्मेलन बुलाया, सभी दलों का उन्होंने सम्मेलन बुलाया। और उसके बाद पूर्ण स्वराज की जो मांग थी
उसको इन्होंने यहाँ पर उठाया। बावेल ने योजना पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि जो अब मंत्रिमंडल होगा उसमें 14 लोग हो गए, 14 मंत्री में से 5 जो है कांग्रेस के होंगे, 5 कांग्रेस के, 5 लीग के, है ना, 5 लीग के और 4 अन्य होंगे, यानी उसके होंगे ब्रिटिश सरकार के ना, वायसराय के। और इस प्रकार जब मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ तो है ना, कांग्रेस ने जो है उसमें से 2 नाम दिए, है ना। जब मंत्रिमंडल की बात हुई तो कांग्रेस में की तरफ से 2 नाम मुसलमानों के भी थे, लेकिन जिन्ना ने उसका विरोध किया, क्योंकि जिन्ना चाहते थे कि जो कांग्रेस है उसको हिंदू पार्टी घोषित कर दिया जाए और मुसलमानों की सिर्फ एकमात्र पार्टी रहे, और वो लीग थी, ठीक है। तो ये सब चलता रहा, गतिरोध चल रहा था। हट और दुराग्रह के सामने सभी ने जो है हथियार डाल दिए। अब फिर से इस बैठक में वीटो पावर का यूज हुआ और फूट डालो शासन करो की नीति का फिर से पालन हुआ। फिर कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, फिर कैबिनेट मिशन भारत आया, और इसका उद्देश्य था कि जो अंतरिम सरकार गठन होगी उसके बारे में बातें करना था, है ना। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 थे, इसके पास 2 उद्देश्य थे। तो अंतरिम सरकार की स्थापना तात्कालिक रूप से और लंबे रूप से संविधान निर्माण की योजना बनाना, ये इसका पूरा काम था। तो 6 अगस्त 1946 को नेहरू ने अपनी अंतरिम सरकार बनाई। 6 अगस्त 1946 को नेहरू के नेतृत्व में क्या हुआ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार गठित हुई, है ना। और इसके साथ ही उनमें लीग ने इसका जो है विरोध करना शुरू कर दिया, है ना। लीग ने इसका विरोध किया। तो 16 अगस्त 1946 को लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। 16 अगस्त 1946 को लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, कार्यवाही दिवस मनाया, है ना। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया इसने लीग ने, ठीक है। इसके साथ ही साथ फिर 2 सितंबर 46 को अंतरिम सरकार ने शपथ ले ली थी, और सुचारू रूप से जब काम चल रहा था तो उसको देख के जो लीग के लोग थे वो बौखला रहे थे, वो उनकी मंशा पूरी नहीं हो रही थी। इसी क्रम में 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली थे उन्होंने भारत छोड़ो की घोषणा की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत छोड़ो की घोषणा की, है ना। अब चीजें और बदलने लगी थी, ठीक है। और 23 मार्च 1947 को माउंटबेटन ने, बावेल के स्थान पर माउंटबेटन अब गवर्नर जनरल बन के आए थे, और सरकार ने उनको पूर्ण अधिकार देकर भेजा था कि आप वहां पर सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो वो 1947 को माउंटबेटन आ गए, यहाँ पर माउंटबेटन आ गए। अब ये गवर्नर जनरल थे बावेल के स्थान पर, है ना। और इसके साथ ही माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की और भारत को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। माउंटबेटन योजना में भारत को 2 भागों में बांट दिया, और उसके अनुसार 2 भाग थे, है ना। माउंटबेटन के अनुसार, माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत के 2 भाग थे, 2 भाग, है ना। इसका नाम क्या था, पाकिस्तान और भारत हो गए, भारत एवं पाकिस्तान। तो यहीं से जाकर ये जो सारी लड़ाई थी वो 2 राष्ट्र के सिद्धांत पर जाकर यहाँ खत्म हो गई और 2 भागों में ये बढ़ गया, ठीक है।
भले ही कांग्रेस नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसको अंत में सहमति देना ही पड़ी, जिन्ना की हट के आ गया। तो इसमें 2 भागों में बट गया और इसका सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को करना था। 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित होनी थी दोनों राष्ट्रों को, हो गई है ना। और इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 राष्ट्र सामने आए, ठीक है। इसके साथ ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, ठीक है, जिसके साथ साथ भारत अस्तित्व में आया। और इसके प्रमुख प्रावधान जो थे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम में 20 धाराएं थी, ठीक है। और इसमें 2 तरह के प्रावधान थे कि भाई एक तो संविधान का सभा का बनाकर उसका निर्माण किया जाए और अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, ठीक है। तो इसके जो प्रावधान थे वो दिए थे कि भारत को 2 अधिराज्यों में, भारत और पाकिस्तान में बांटना था। गवर्नर जनरल ने 15 अगस्त को भारत का दायित्व भारतीय नेताओं को सौंपा जाना तय किया। इसके साथ ही अधिनियम के अनुसार प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करेगी, ठीक है। उसके अलावा दोनों अधिराज्यों की सीमाएं निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त जनमत संग्रह के आधार पर पंजाब असम के विभाजन तथा उनकी सीमाओं के निर्धारण के संबंध में बातें तय की गई। यानी सारे देश में तो सब हो गया था, लेकिन पंजाब और असम क्योंकि बीच में से थे वो, तो उनके सीमाएं निर्धारित करने के लिए जनमत संग्रह कराने की बात की गई थी। और उसके साथ साथ कहा गया था कि संविधान बनाने का अधिकार होगा, दोनों राज्यों को अपनी संविधान सभाएं बनाने का अधिकार होगा जो संविधान का निर्माण करेंगी। और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक जो देश है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलाया जाएगा। भारत सचिव का पद समाप्त करके राष्ट्रमंडल सचिव की नियुक्ति का प्रदान किया गया। और इस प्रकार से 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा कोई भी कानून अब भारत पर लागू नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार से भारत विभाजन हुआ। और उसके बाद भी कुछ चीजें थी, जैसे देसी रियासतें थी, उस समय 562 रियासतें थी, तो उनके विलय पर भी फिर अब सहमति बनी। तो कह दिया गया था भारत शासन अधिनियम में कि जो रियासतें हैं वो अब स्वतंत्र हैं, वो चाहे भारत में जाए या पाकिस्तान में। तो लगभग सारी रियासतों की जो निर्णय था वो हो चुका था, लेकिन कुछ विवादास्पद थी जिनका नाम था कश्मीर है और भोपाल, और कश्मीर थी, भोपाल थी, जूनागढ़ थी, अवध थी, है ना, हैदराबाद थी। ये कुछ ऐसी रियासतें थी जो इनके प्रमुख चाहते थे कि वो या तो स्वतंत्र रहे या पाकिस्तान में मिल जाए। जबकि जैसे ये जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ के राजा हरि सिंह थे, वो हिंदू थे, जनता मुस्लिम थी। हरि सिंह तो इंडिविजुअल रहना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेनाओं ने पहले क्या किया, पाकिस्तान ने पहले तो इनको रसद, क्योंकि पाकिस्तान से नियरेस्ट थी, इनको रसद पानी बंद कर दिया। जब इससे भी नहीं माने तो 22 अक्टूबर 1947 को क्या किया, कबायलियों ने आक्रमण कर दिया। कबायलियों के रूप में, कबायली मतलब ट्राइब्स टाइप लोग थी वहाँ की, है ना, कबायलियों ने आक्रमण किया। और कहीं ना कहीं ये इसमें सैनिकों के बेस में, कबायलियों के बेस में सैनिक थे, भारतीय सैनिक आक्रमण किया। तो हरि सिंह ने भारत सरकार से कहा कि आप हस्तक्षेप करें और हमारी सहायता करें। तो नेहरू जी ने कहा कि आप जब तक अपने उस पर हमें प्रस्ताव नहीं देंगे, उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे विलय पत्र पर, तब तक हम क्यों जाएंगे आपके यहाँ। तो फिर जाकर 26 अक्टूबर को इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारतीय सेनाएं फिर पहुंची और इन्होंने मुक्त कराया, है ना। अब इसमें क्या हुआ कि आधा भाग वहीं छोड़ आए थे, जब सेनाएं वापस भेजी तो आधा भाग उनके नियंत्रण में रह गया, आधा भारत में। जो उनके पास कश्मीर है उसको पाक नियंत्रित कश्मीर कहा जाता है और बाकी कश्मीर हमारे पास है, जिस पर इतना बड़ा विवाद बरसों से चला आ रहा है, जो हम देख रहे हैं। तो ये कुछ रियासतें थी जिन्होंने कुछ विवाद उत्पन्न किए थे। हैदराबाद की बात करें तो ये साउथ में है और ये चाहते थे, इसका निजाम था मुसलमान, तो ये चाहते थे कि पाकिस्तान में जाए। पहले इंडिविजुअल रहना चाहते थे, फिर पाकिस्तान में जाना चाहते थे, पर जनता ने विद्रोह कर दिया और अंत में भारतीय सेनाओं ने यहाँ हस्तक्षेप किया और इसको भारत में मिला दिया। इसी प्रकार भोपाल को और जूनागढ़ को भी। तो ये सारे घटनाक्रम था कि कैसे भारत का जो वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में आया। आज भी कई नए राज्य बन रहे हैं, पुराने राज्य टूट रहे हैं। हम कश्मीर की बात करें तो पिछले साल 5-6 अगस्त 1919 को कश्मीर को एक अधिनियम पारित हुआ और
विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ, साथ ही राज्य भी नहीं है वो, अब 2 भागों में, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो ये सारा क्रम चलता रहा और हमने देखा कि कैसे सांप्रदायिक राजनीति ने जो है विष बोया, अंग्रेजों ने उस विष को बोया और कुछ कहते हैं कि सांप्रदायिक लोग थे या निजी स्वार्थों के चलते इस जहर को पोषण मिला और 2 राष्ट्रों के रूप में भारत बढ़ गया। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, उसको जरूर करें और इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर वाला भाग लेकर आऊँगी, तो जिसकी आपको बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा होती है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कल फिर मिलते हैं। नमस्ते सभी को।